मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से समास प्रकरण को आज से शुरू करेंगे। इसमें पढ़ेंगे समास प्रकरण। समास किसे कहते हैं, समास का प्रकृत प्रत्यय किसे कहा गया है, समास के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार इसमें समास को पढ़ेंगे। तो लिखा गया है कि समास प्रकरण, इसमें है समास प्रकरण। अब यहां से प्रश्न बनता है कि समास किसे कहा जाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास परिभाषा इसकी है सम सनम समासः। समसनम समासः अर्थात संक्षेप में कह देना ही समास है। संक्षेप में ही कह देना ही समास है। संक्षेप को समास कहते हैं। संक्षेप को ही समास कहा गया है, जिसमें समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय लगा करके बना है। समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय लगा करके समास बना है। यहां से सीधा प्रश्न बनता है कि समास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो सम उपसर्ग लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, घय प्रत्यय लगा है। समास शब्द में कौन सी धातु है, तो इसमें अस धातु है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार से संक्षेप में कर देना कि उसके आकार में तो कमी आ जाए किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसे समास कहा गया है। दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार से संक्षेप में कह देना कि उसके आकार में तो कमी आ जाए किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसे समास कहा गया है। जैसे कहा जाए यहां पर राजपुरुष है, राजपुरुष है, उदाहरण है राजपुरुष है। राजा का पुरुष, ये संक्षेप पद है अर्थात समास पद है, समस्त पद है। इसमें कहा गया है कि राजपुरुष है। इसका विग्रह करेंगे, हो जाएगा राज्ञः पुरुष है। राज्ञः पुरुष है, राजपुरुष है, राजा का पुरुष। राज्ञः पुरुष है, राजा का पुरुष। यहां पर विभक्तियों का लोप करके इसको संक्षेप में किया गया है किंतु इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। दूसरा उदाहरण इसमें है सभापति, सभापति। इसका विग्रह हो जाएगा सभायाः पति, सभायाः पति। अब यहां पर सभायाः षष्ठी विभक्ति है, इस यहां से विभक्तियों का लोप करके बना है सभापति। सभा का पति, सभायाः पति, सभा का पति। माने यह संक्षेप किया गया है, समास किया गया है, तो यहां पर आकार में तो कमी आई है किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अब यहां पर लिखा गया है कि राजपुरुष है, राज्ञः पुरुष है, इसका विग्रह है। सभापति, सभायाः पति, इसका विग्रह है। समास को दो प्रकार से विग्रह किया जाता है। समास का विग्रह दो प्रकार से होता है, एक लौकिक विग्रह, दूसरा अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह से तात्पर्य है जो लोक में अर्थात जन साधारण में जो प्रयोग किया जाता है उसे लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः,
राजपुरुष का विग्रह है राज्ञः पुरुषः, यह लौकिक विग्रह है। सभापति, इसका विग्रह हो जाएगा सभायापति, सभायापति है, यह लौकिक विग्रह है, अर्थात जन साधारण के द्वारा ही इसका प्रयोग होता है, तो इसे लौकिक विग्रह कहा गया है। विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह दो प्रकार, समास विग्रह दो प्रकार से किया जा सकता है। दो प्रकार से किया जा सकता है, जैसे पहला लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, दूसरा हो जाएगा अलौकिक, अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह जो जनसाधारण के द्वारा प्रयोग में लाया जाए, अलौकिक विग्रह जो जनसाधारण के द्वारा अर्थात लोक में प्रचलित ना हो, उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया है कि समस्त पद, समस्त पद है राजपुरुष है, सभापति है। अब समस्त पद में राजपुरुष और सभापति है, इसका लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह यहाँ पर देखते हैं। तो राजपुरुष का लौकिक विग्रह अर्थात जो लोक में प्रचलित है उसका विग्रह हो जाएगा राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः। और इसका राजपुरुष का अलौकिक विग्रह जो लोक में प्रचलित नहीं है अर्थात जनसाधारण में प्रचलित नहीं है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राजन नस पुरुष सु, राजन नस पुरुष सु, अर्थात यहाँ पर राजन षष्ठी है तो यहाँ पर षष्ठी प्रातिपदिक का प्रत्यय लगा है नस प्रत्यय, और पुरुष सु प्रत्यय लगा है। दूसरा है सभापति, यहाँ पर हो जाएगा सभायाः, सभायाः पति, लौकिक विग्रह में हो जाएगा सभायाः पति, और इसका अलौकिक विग्रह में होगा सभा नस, पति सु, सभा नस पति सु, यह अलौकिक विग्रह हो जाएगा। सभापति का लौकिक विग्रह में होगा सभायाः पति और अलौकिक विग्रह में हो जाएगा सभा नस पति सु। आगे देखते हैं कि समास के भेद। समास के भेद। अब प्रश्न बनता है कि समास के कितने भेद हैं। प्रश्न बनता है कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा कृत है उसमें समास के 4 भेद बताए गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के 5 भेद मिलते हैं, जिसमें कहा गया है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, अर्थात एक समास को कहा गया है केवल समास, उसको मिलाकर के 5 समास हो जाता है। लेकिन संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार समास के 4 भेद हैं। समास के 4 भेद हैं। समास के 4 भेद हैं। 4 भेद में कौन कौन सा है, तो यहाँ पर
अव्ययी भाव, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार यह 4 भेद हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। समास के 4 भेद हैं। यहाँ पर पदों की प्रधानता के आधार पर बताया गया है कि समास के 4 भेद हैं। अव्ययी भाव पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है अर्थात उत्तर पद की प्रधानता होती है, द्वंद्व में उभय पद की प्रधानता होती है अर्थात दोनों पद की प्रधानता होती है, और बहुव्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे कहा जाए दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, अर्थात तीसरे अन्य की प्रधानता बताई गई है। अब यहाँ पर तत्पुरुष के 2 भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष के 2 भेद बताए गए हैं, कर्मधारय और दूसरा है दिगु। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, कर्मधारय समास और दिगु समास। इस प्रकार से समास की संख्या 6 हो गई है। इस प्रकार से समास की संख्या 6 हो गई है। एक पद के माध्यम से देखते हैं कि समास में क्या है कि हिंदी पद में कहा गया है कि द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहले गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। अव्यय से अव्ययी भाव बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे, पहला पद आय विशेषण हो कर्मधारय समास कहावत है। अर्थात द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व समास में बीच में चिन्ह के रूप में विभक्ति के रूप में और छिपा रहता है। जैसे कहा जाए माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, अर्थात द्वंद्व समास में बीच में विभक्ति चिन्ह के रूप में और छिपा रहता है। दिगु में पहले गणना पदावत है। दिगु समास में पहले गणना पद अर्थात गिनतीवाचक शब्द आता है। जैसे त्रिभुवन, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समाहार, वहां पर 3 संख्यावाची है। बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। जैसे कहा जाए कृष्णाश्रितः, कृष्णम आश्रितः, अब बीच में कारक चिन्ह छिपा है, कृष्णम आश्रितः। सभापति, सभाया पति, सभा का पद, यहाँ पर बीच में का चिन्ह छिपा है, विभक्ति चिन्ह छिपा है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। अव्यय से अव्ययी भाव, अव्यय पद, जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। अव्यय से अव्ययी भाव, जैसे यथाशक्ति, उपगंगम, अब यहाँ पर यथाशक्ति में यथा अव्यय है, उपगंगम में उप अव्यय है। बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे, जैसे कहा जाए पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। अपुत्र है, अविद्यमान पुत्र है यशसः, चंद्रशेखर है, चंद्र शेखर यशसः, अर्थात शिव के लिए कहा गया है। पहला पद आय विशेषण हो कर्मधारय समास कहावत है। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है। जैसे कहा जाए नील कमल या नीलोत्पल, कमल कैसा है, नीला है, पीतांबर, पीला वस्त्र, तो यहाँ पर पहला पद आय विशेषण हो कर्मधारय समास कहावत है। इस प्रकार से यह सामान्य परिभाषा थी और आगे इसमें समास के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।